नमस्कार, शुभ प्रभात। शुभ प्रभात तो कहना ही पड़ेगा। यह अलग बात है कि कुछ लोगों के लिए आज की प्रभात शुभ नहीं हुई होगी, क्योंकि बिहार के दृश्य आप देख रहे होंगे। छापे पे छापे, छापे पे छापे, ईडी सीबीआई दोनों सक्रिय है। आरजेडी के सांसद अशफाक करीम, फयाज अहमद और एमएलसी सुनील सिंह, सुबोध राय जी के घर पर भी छापे आपने देखा होगा। और आज ही कयामत का वो दिन जब जेडीयू प्लस आरजेडी दोनों को जो गठबंधन हुआ है, जो मेल मिलाप हुआ है बीजेपी के तलाक के बाद में, जो नया साथी चुना और नए साथी के साथ में कुर्सी पर बैठी है नई सरकार, उसके लिए कयामत का दिन, ये साबित करने का दिन कि आप दोनों का गठबंधन मंजूर है या नहीं। नियमों के तहत फ्लोर टेस्ट में क्या होता है ये देखा जाएगा। और छापे जब पढ़ रहे हैं तो उसमें वो लाइन याद आ गई कि घरों में दुब के बैठे रहो बिस्तर पे, लिहाफों का मौसम है। घरों में दुब के बैठे रहो बिस्तर पे, लिहाफों का मौसम है। छुपा लो कहीं जहाँ छुपाना हो अपने पैसों को, ये छापों का मौसम है। मौसम चल रहा है, कोई कहीं कहीं तो बारिश का मौसम है। आधा भारत जो है वो बाढ़ की चपेट में आप देख ही रहे हैं। समंदर से उफान उठा है और इधर तो छापों से तूफान उठा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और इधर ऊपर में भी बहुत बारिश का पानी बड़ी तबाही मचा रहा है। थोड़ा सा साउथ में भी, लोअर साउथ में भी तबाही मचा रहा है। लेकिन यहाँ पे तूफ़ान जो है दूसरी तबाही मचा रहा है बिहार में, हमने देखा। और शक्ति परीक्षण के पहले हमने ये भी देखा कि विजय कुमार सिन्हा जो स्पीकर हैं, उन्होंने त्यागपत्र देने से मना कर दिया। कहा कि ये नियमों के तहत मेरे खिलाफ की जा रही है बात और मैं त्यागपत्र नहीं दूंगा। अब 24 तारीख तक मुकर्रर की गई थी डेट शक्ति परीक्षण की। जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन वाली सरकार को शक्ति परीक्षण करना है, फ्लोर टेस्ट करना है, मेजॉरिटी साबित करना है। अब इसके लिए ये आज दिन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। लेकिन सुबह सुबह ये छापे पड़ गए सब जगह। आपने टीवी तो खोली होगी ना, सब जगह छापे की खबर चल रही है। और आपने सुना भी होगा, सुनील सिंह को बालकनी में आते हुए देखा भी होगा। उनकी तो बाइट भी चल रही है, उनके घर वालों की भी बाइट चल रही है। कहा कि ये आज ही का दिन क्यों चुना और प्रताड़ित ये कर रहे हैं हमको। हालांकि मामला वही है पुराना, वो जिसमें लालू यादव जी का नौकरी देना रेलवे मंत्रालय में वाला जो केस था, वही केस से सिलसिले में है ये। और लेकिन ये भी बात महत्वपूर्ण है कि सुनील सिंह जो हैं वो कोष संभालते थे और आरजेडी के जो पूर्व मुखिया, अभी तो तेजस्वी जी हो गए हैं, आरजेडी की जो पूर्व मुखिया लालू प्रसाद यादव, उनके बड़े करीबी माने जाते हैं। इस तरह से तेजस्वी जी के भी बड़े करीबी हैं। तो ये आपने सुना ही होगा उनकी बाइट। हम भी आपको सुनाएंगे अभी थोड़ी देर में कि किस तरह से वो लोग ये कह रहे हैं कि आज का ही दिन क्यों चुना गया छापे के लिए। ये विधायकों को डराने का काम किया जा रहा है और शक्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है, जबकि आज शक्ति परीक्षण है। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए विभिन्न गेस्ट रहेंगे, वरिष्ठ गण का पैनल रहेगा। इस समय हमारे पास हमारे साथ रमाकांत जी और वरुण सिंह जी हैं। वरुण सिंह जी बीजेपी से है, रमाकांत जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। दोनों का स्वागत है। सुबह सुबह जब नींद खुली तो छापे की खबरों से नींद खुली है बहुत सारे लोगों की, और नींद उड़ गई है आरजेडी के नेताओं की, नींद उड़ गई है जेडीयू के नेताओं की, क्योंकि आज उनको दूसरा ही काम करना था। विधानसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी है और वो हटने को तैयार भी नहीं है। सारी बातों पर हम गौर करेंगे। रमाकांत जी आपका स्वागत है, वरुण जी आपका स्वागत है। वरुण जी आपकी आवाज़ आ रही है हम तक, थोड़ा सा तेज़ बोलिएगा, हल्का सा। वरुण जी आप ही से शुरू करते हैं, ये क्या छापेमारी करवा दिए हैं? सबसे पहले सर आपको मेरा नमस्कार और टीवी 9 को धन्यवाद जी।
सर, केंद्रीय एजेंसी अपनी रूटीन वर्क कर रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये। हम्म। जो एजेंसी का काम है वो अपना काम कर रही है। हम्म। तो मतलब उनके खिलाफ और कोई शिकायत होगा, ऐसा उन्होंने कोई धांधली किया होगा, हाँ नहीं, वो तो हो केस वही सकता है। पुराना है, वो रेलवे मंत्रालय में नौकरी वाले। इससे पहले भी वो भोला जी यादव जी पे, भोला यादव जी भी तो को भी तो पकड़ लिया था, आपको तो पता ही है। जी 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 तो जी जी, भोला यादव जी को इससे पहले पकड़ा गया था। हाँ, वो सारी चीज़ें हैं, वही वही सब छापे का जो सिलसिला चल रहा है पिछले कुछ समय से, वही सिलसिला ये वाला आज भी है। लेकिन लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि आज ही का दिन क्यों, शक्ति परीक्षण के दिन विधायकों को डराने की तैयारी है, ऐसा कहा जा रहा है। सर, आपको लगता है कि विधायक को डराने की प्रयास किए जाएंगे? आप अब मान लीजिए, अब केंद्रीय एजेंसी को जांच करना है तो पूछ के दिन थोड़ी आएगा कि हम आए या ना आए। हम्म। उसको जब मर्जी किया, जब जब टाइमिंग हुआ निर्धारित हुआ, आके अपना जांच कर रही है। हम्म। मुझे लगता है कि इस बात को तुल देना चाहिए। विधायक को डराने की जिम्मेदारी कैसे? बीजेपी कोई डराने वाली पार्टी है? आपको बीजेपी कभी डराती नहीं किसी को। नहीं, डराना होता आरजेडी, तब तक डराती है। आरजेडी तो ये बोल रही है कि आपके पास में शक्ति है ईडी और सीबीआई की, इसलिए डराया जा रहा है, ऐसा वो कहते हैं। हम तो क्या सर है, हम तो उन्हीं की बात कह रहे हैं आपसे। रमाकांत जी से पूछते हैं। रमाकांत जी, इस वक्त जो सिनारियो है, आज तो कुछ और ही बदल गया सिनारियो। दूसरी चीज़ ये भी चल रहा है रमाकांत जी कि विधानसभा में वहाँ पर अलग चुनौती चल रही है, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन स्पीकर साहब अविश्वास प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं है। बोले ये तो अविश्वास प्रस्ताव काहे का प्रस्ताव है, बोले नियमों के तहत तो आया ही नहीं है ये, तो हम प्रतिकार करते हैं इसका, हम त्यागपत्र क्यों दें। अब क्या होगा, छापा प्लस शक्ति परीक्षण दोनों के ऊपर आपकी टिप्पणी रमाकांत चंदन जी। देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। हम्म। पहली बार 1960 में लाया गया था, जब जब बीबी वर्मा विधानसभा अध्यक्ष थे, हम्म। और उसमें वोटिंग, सरकार के पक्ष में वोटिंग हुई और अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था। हम्म। दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं कि 1970 में लाया गया था, जब वो राम नारायण मिश्र जी विधानसभा अध्यक्ष थे, हम्म। और उस समय वो प्रस्ताव वापस ले लिया गया और वो प्रस्ताव गिर गया। तीसरी बात, 1992 में गुलाम सरवर के विरुद्ध लाया गया था और वो नियमानुकूल नहीं पाया गया, तो रद्द कर दिया गया। लेकिन इस बार जो प्रस्ताव लाया गया है, उसमें मौलिक अंतर यह है कि पहले के तीनों अविश्वास प्रस्ताव जो हैं वो विपक्ष के द्वारा लाए गए, और यह जो प्रस्ताव लाया गया है वो पक्ष के साथ में लाया गया है, जहां विधायकों की एक बड़ी संख्या, 163-64 विधायकों की संख्या है, उनके द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया है। लेकिन सवाल आपका यह है कि आखिर विधानसभा अध्यक्ष क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हैं। तो मेरे साबका विधानसभा अध्यक्ष से यह है कि वो अपने पर थोड़ा सही जरूर है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष एक पद है और विजय सिन्हा एक व्यक्ति है। जो आरोप लगाया गया है वो पद पे लगाया गया है, आसन पे लगाया गया है, और आसन लगे गए आरोपों को या आक्षेपों को अगर हम जवाब नहीं देते हैं तो भविष्य की राजनीति में या संवैधानिक परंपरा में एक बड़ा गैप रह जाएगा, और चुप रहना कहीं न कहीं एक संवैधानिक भूल भी होगी। क्योंकि जब अविश्वास प्रस्ताव जब सभा सचिव के पास लाया गया है तो वो कार्यवाही में दर्ज हो गई, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने जिसे नियमों के, परंपराओं के या शिष्टाचार के प्रतिकूल पाया है और वो रद्द कर दिया गया है, तो फिर उस पर अपनी बात रखने का, अगर जब तक वो विधानसभा में नहीं अपनी बात रखेंगे तो कार्यवाही में दर्ज नहीं होगा। लेकिन एक संवैधानिक संकट ये पैदा हो गया है कि जब विधानसभा अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है, तो आज अचानक विधानसभा की कार्यवाही में यह अविश्वास प्रस्ताव सबसे ऊपर क्यों आ गया, किसकी सहमति से आया? स्पीकर की सहमति से नहीं आया। यह एक संवैधानिक संकट है और इसका जवाब संवैधानिक विशेषज्ञ देंगे। लेकिन फिलहाल फ्लो इतना तो तय है कि अपने अध्यक्षीय संशोधन में विधानसभा अध्यक्ष अपने जो नियमों उसका पालन करेंगे, परंपराओं को दुआ देंगे, और जो व्यक्तिगत लगे हैं उसका जवाब देंगे, ताकि सदन की कार्यवाही में ऐसा न हो कि यह फलाना विधानसभा अध्यक्ष अपने आरोपों पर चुप रह गया, यानी मौनम स्वीकारम लक्षणम, इसका वो प्रतिकार करेंगे और बहस भी हो सकती है। लेकिन मुझे इतना अंदाजा है कि वो वोटिंग में नहीं जाएंगे, लेकिन उनको इतना मालूम है कि विधायकों की संख्या 164 है, हम उसमें पार नहीं पाएंगे, तो सिर्फ अपनी बात कार्यवाही में दर्ज करने के लिए और आसन के प्रति लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए ही उन्होंने इस्तीफा
नहीं दिया, जो संवैधानिक रूप से मुझे लगता है कि एक प्रतिमान के रूप में स्थापित होना चाहिए इसे। जी वैसे अगर हम देखें, स्पीकर का मामला छोड़ दें मान लीजिए, और देखें संख्या बल, तो संख्या बल से तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। छापे वाली बात को भी माइनस मान लो कर दे तो संख्या बल तो है उनके पास में, जेडीयू और आरजेडी के पास में। जी बिल्कुल। तो संख्या बल से यहाँ मतलब नहीं, आप अगर छापेमारी की बात कर रहे हैं तो एक एक आपको मैंने पहले भी एक बार कहा था कि आगामी आने वाले दिनों ईडी और सीआईडी का गृह बन जाएगा बिहार। आपने कहा तो था, सवाल, याद है, मुझे याद है। जी एक बारीक अंतर है कि केंद्रीय जो संस्थाएं हैं वो कब यहाँ पर अपनी कार्य शुरू करती हैं, या वो दिन ऐसा हो जाता है कि वो विधानसभा अध्यक्ष का वो शक्ति परीक्षण है और उस दिन ये हो जाता है। तो ये एक बड़ा बारीक अंतर है कि उनके कर्तव्य बोध और राजनीतिक कह सकते हैं कि हमला में इसको अंतर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि केंद्रीय एजेंसी तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो बिल्कुल निर्भर नहीं है बिहार सरकार पर कि हम कब आए कब नहीं आए, और आरोप भी बहुत पुराने हैं। तो कम से कम आप जमीन घोटाला का मामला बहुत साल पुराना है, तो इसे एक संयोग कर ले या बहुत कह सकते हैं कि राजनीतिक हमला भी मान सकते हैं, लेकिन कार्रवाई को कहीं गलत नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो जिस केस के तहत हो रहा है वहां कुछ न कुछ गलत तो जरूर हुआ है, और यह साबित करने का एकमात्र हमारे पास क्या है, वो केंद्रीय संस्थान है जो जांच करेगी, जो सच बताएगी, और जनता के लिए सच जानना भी बहुत जरूरी है। यह अलग बात है कि यह एक विशेष दिन ऐसा हुआ है तो विपक्ष आरोप लगा सकते हैं कि यह भाजपा का या केंद्रीय नेतृत्व का हमलावर चेहरा है। जी वरुण जी, वरुण जी। जी जी सर, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, आप ये शक्ति परीक्षण में तो आप ये बात तो मानेंगे ना कि उनके पास संख्या बल है, ये बात तो मानेंगे? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल उनके पास संख्या बल है। उन्होंने जनता के विश्वास के साथ धोखा किया है, जनमत को धोखा दिया है, और जो जोड़ तोड़ के सरकार बना रहे हैं, मैं मानता हूँ संख्या बल उनके पास है। ये विजय सिन्हा जी, हम जो विधानसभा स्पीकर है, और उन्होंने बात कही है कि इस्तीफा हम नहीं देंगे, संवैधानिक है तो कुछ उन्होंने सोच के ही बोला होगा। तो आगे आए जो कार्रवाई होगी देखा जाएगा, अब तो थोड़ी देर में सब कुछ पता चल जाएगा। संख्या बल उनके पास है तो आप भी जानते हैं किसके बल पे वो चुन के आए थे। मैं तो पॉलिटिकल ही बात करूंगा। धोखा दिया, पीठ पे खंजर भोंका है। थोड़ी देर में पता चलेगा। विधानसभा ऐसे फ्लो टेस्ट होने वाली है, सुनने में तो आया। और उनका जो डिप्टी स्पीकर है, उनका बयान आप सुनिए कल का, क्या उन्होंने सारा मर्यादा को उन्होंने पार कर दिया विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर। इससे पहले तो अध्यक्ष हो चुने गए। मान लीजिए जब एनडीए गवर्नमेंट थी तो स्पीकर होते, तो हटाने की भी प्रक्रिया है और उनको ये बात पता है। आगे देखिए सर। लेकिन उससे पहले जो छापे की कार्रवाई हुई है, और आपको लगता है कि छापे की कार्रवाई से शक्ति परीक्षण वाले मामले पे कोई असर नहीं पड़ेगा? सर अब मेरे समझ में नहीं आता, मान लीजिए अगर किसी आरजेडी लीडर के पास एनडीए सरकार में छापा पड़ता तो वे लोग कहते कि नहीं भाई, ये तो डराने की साजिश, विपक्ष को डराया जा रहा है। अब सरकार में तो छपा पड़ा, तो आप कह रहे हैं कि विधायक तोड़ने की बात हो रही है। यदि आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, यदि आपके खिलाफ कोई प्रूफ है, मान लीजिए मेरे ही खिलाफ कोई प्रूफ है, तो अगर एजेंसी जांच करे तो मुझे इसमें सहयोग करना चाहिए। और एजेंसी अब नहीं तो अपना कार्य कब करेगी, कैसे करेगी, ये डिसाइड करने वाले हम नहीं है। जब आपकी एजेंसी, जैसे कांग्रेस के कुछ मित्र होंगे जो सवाल उठाएंगे, जब आपकी एजेंसी थी तब तो आपकी बहुत अच्छी थी, और अब दूसरी आपकी एजेंसी नहीं रही, मतलब आपकी सरकार नहीं रही, तो आपको बुरा लग रहा है। तो जो केंद्रीय एजेंसी अपना कार्य कर रही है उसे कार्य करनी चाहिए, और जो कुछ किए नहीं उनको डरने की जरूरत ही नहीं है। आगे सब बात सामने भी आएगी। जहां फूल खिलने थे वहीं फूल खिलते तो अच्छा होता। तुम्ही को चाहा था, तुम्ही मिलते तो अच्छा होता। तो जेडीयू को आपने चाहा तो था, लेकिन वो किसी और के साथ चले गए हैं। वो क्या गाना है ना, क्या नाम है, तूने वार किया सीने पे और पलक भी न झपकाई, वफा न रास आई, तुझे वो हर जाई। आप यही सब गाना गा रहे हैं मुझे लगता है अंदर अंदर मन में, और चाहते हैं कि जेडीयू और आरजेडी की सरकार अभी शक्ति परीक्षण में ही हार जाए किसी तरह से, दबाव वगैरह पड़ गया। ऐसा तो नहीं है?
नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, दबाव वाली क्या बात है। जो अपना कार्य एजेंसी कर रही है, जो अपना कार्य विधानसभा में होगा, इसमें दबाव वाली कौन सी बात है। ऐसा कहाँ कोई सुनने को है जबरदस्ती किसी को ट्रैक कर दिया गया, फंसा दिया रमाकांत गया। जी से पूछते हैं। रमाकांत जी, इसका असर पड़ेगा क्या कुछ, ये छापे का कोई मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जब हम सदन की बात करते हैं तो विधायकों की संख्या ही सबसे बड़ा बल होता है, और विधायकों की संख्या 164 है, जिससे नकारा नहीं जा सकता है, और यह भाजपा भी जानती है। मैंने कहा पहले भी कि यह एक संयोग हो सकता है, केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई का दिन विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव से एक मैच कर रहा है, लेकिन यह विधायकों को विचलित कर देगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राजद के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तमाम विधायकों को यह आग्रह किया है, यह हमला होगा, आप सावधान रहें, आप सचेत रहें, और अपने मूल कर्तव्यों के प्रति मैं कह सकते हैं कि आप ध्यान दें। तो यहाँ आज का मूल कर्तव्य है बिहार विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराना, लेकिन संवैधानिक संकट जो उठा है, इसका जवाब तो जरूर आने वाले दिनों में भविष्य में राजनीति के तहत, संवैधानिक संस्था के तहत ये जरूर पूछा जाएगा कि स्पीकर की सहमति के बिना सदन की कार्यवाही कैसे बदल दी गई। यह सवाल जरूर उठेगा, और इसका जवाब भी राज्य की जनता और संवैधानिक संस्था में जो नियत अधिकारी हैं उन्हें भी यह समझना होगा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि स्पीकर ने रद्द कर दिया, वो अविश्वास प्रस्ताव है, स्पीकर ने जो कार्रवाई बनाई वो बदल दी गई अंतिम समय में, तो यह कैसे संभव हुआ। और ये जब तक संवैधानिक विशेषज्ञ इस बात का आकलन नहीं करेंगे, राज्य की जनता को या विधायकों को यह जवाब नहीं मिलेगा आखिर यह कैसे बदल दिया गया। और बाकी अविश्वास प्रस्ताव का तो मुद्दा जो है बिल्कुल वो अभी सत्ता के पक्ष में है, सत्ता का विश्वास मत जैसे ही हासिल होगा वो अविश्वास प्रस्ताव को खारिज होना ही कहा जाएगा। ले दे करके संसदीय कार्यवाही में दर्ज कराना ही जो प्रति आक्षेप लगा है वह यह माकूल अवसर है, इसी की वजह से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, क्योंकि वो लांछन का वो जवाब देना चाहते हैं और सदन की कार्यवाही में खुद को दर्ज कराना चाहते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये जो बगल में शॉट्स चल रहे हैं इस वक्त, इसको फुल फ्रेम में दिखाइए ज़रा। बगल में जो शॉट्स चल रहे हैं अभी, आपने देखा होगा, अभी थोड़ी देर पहले भी बाइट भी आ रही है विभिन्न, जरा सुनते हैं बाइट क्या बोली जा रही है। के लिए कोई गड़बड़ी किया है, उसके लिए सीबीआई और आईटी को दिन दिखाना पड़ेगा क्या कि फल्ला दिन हमारे फल्ला दिन सीबीआई आवे। उनका कहना गड़बड़ी करने वाले कहेंगे, जिनका इतिहास गड़बड़ी करने का है, जिनका जो है वो तो कहेंगे। और इस सरकार में क्या हालत किया नौजवानों को तिरंगा लाठी बरसाई गई, क्या ये स्थिति है? क्या इस देश में 100 करोड़ हिंदुओं की भावना आहत हुई है? क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं है, 15, 17, 18 साल से मुख्यमंत्री है कि क्या गर्भगृह में जहाँ गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित, क्या आप लेके जाएंगे वहां पर? आपके मंत्री बने तो जबरदस्ती हिंदू के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, या किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं, छापा का मामला फिर दोनों को हटा क्यों रहा है? क्या छापा मारने के दिन दिखाना पड़ेगा क्या? कोई गड़बड़ी किया है तो उसके सीबीआईडी स्वतंत्र एजेंसी है, जाने की मनाही है क्या? पहले तो बोलते थे कानून बड़ा काम करेगा, अब क्या हो गया? पीछे आप देख रहे हैं, इसके जस्ट पीछे में बीजेपी नेताओं के अलावा भी सीपीआई एमएल के जो नेता हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये सब दबाव बनाया जा रहा है, विधायिका का अपमान किया जा रहा है। और वहीं बीजेपी वाले भी अपनी अपनी मांग लेकर, रबर स्टैंप मुख्यमंत्री नहीं चलेगा जैसे वाक्य लेकर सामने हैं। तो आज फ्लोर टेस्ट का दिन है और फ्लोर टेस्ट में आमने सामने हैं बीजेपी धड़ा और बाकी जितना भी सत्ताधारी, इस समय का सत्ताधारी धड़ा है वो आमने सामने हैं। जरा सुनते क्या बोल रहे हैं। ना होती है ना भविष्य में होगी। लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ के कुछ अपने कायदे हैं, संवैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत सदन चलेगा। लेकिन छापेमारी हो रही है, उसका सवाल उठता है, टाइमिंग को लेकर आप लोगों नहीं, देखिए वो छापेमारी के संबंध वो एजेंसी अपना काम कर रही है, वो स्वतंत्र एजेंसी है, उसमें वो अपना काम कर रही है, उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन सवाल तो उठेंगे ना कि आज
के एक दिवसीय सत्र में आए हैं और यह हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो एजेंसी की अपनी प्रक्रिया है, उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करते। पहुंच नहीं पाएगा। नहीं, देखिए सरकार को क्या, वो जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, सजा तो नहीं भुगतना पड़ेगा। आज का दिन यह क्यों चुना गया ये तो सीबीआई आपको बताएगी, लेकिन हम इतना जानते हैं कि बिहार विधानसभा या एक संवैधानिक संस्था है, मंदिर है, यहाँ का जो भी कार्य संचालन होगा वो नियमानुसार होगा और हमारे जो सामान्य अध्यक्ष हैं वर्तमान में, वो सभा के संचालन की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, उसके बाद नियमानुसार आगे सदन चलेगा। देखा इस समय बीजेपी के नेता डिफेंड कर रहे हैं अपनी उस बात को जिसमें वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब सीबीआई के छापों की बात आ रही है तो वो कह रहे हैं कि सीबीआई केंद्रीय एजेंसियां अपनी काम करती है, उनको काम करने दो। यही बात हमारे साथ जो बीजेपी के नेता हैं वरुण जी भी कह रहे हैं। वरुण जी, पूरे देश में विभिन्न जगहों पर इस समय हम देख रहे हैं कि अलग अलग मामलों में, हमने तो झारखंड में भी देखा प्रेम प्रकाश जी पे छापे पड़ रहे हैं, वहाँ पर जो करीबी हैं सोरेन साहब के, उन पे ईडी का छापा पड़ रहा है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग एजेंसियां काम कर रही हैं। हालांकि एक तर्क ये भी है, तर्क में दम भी है कि भाई अगर कुछ आग नहीं है वहाँ पर तो फिर बिना कुछ किए धुआं तो निकलेगा नहीं, और इसीलिए छापे पड़ रहे हैं। जहाँ कहीं भ्रष्टाचार सूंघ रही है एजेंसियाँ, वहाँ पर छापे मार रही हैं और पुराने केसेस को चेस कर रहे हैं, ट्रेल ब्लेजिंग हो रही है उनकी, इसीलिए हो रहा है। वरुण जी भी यही बोल रहे हैं। रमाकांत जी, वरुण जी जो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, उनको करने दीजिए, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। जी, ये कहने को तो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व यह कह सकता है, और जब कभी सरकारें और भी होती हैं और उनके समय भी होता है, यह आरोप का कह सकते हैं कि लगाना आम प्रक्रिया है। लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे कि यह जो टाइमिंग है वह कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व को खड़ा कर देता है विपक्ष के सामने कि भाई यह कहीं अनदेखी हो रही है, यह कहीं जो है जानबूझ के किया जा रहा है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि केंद्रीय एजेंसी दोषी है, लेकिन टाइमिंग जो है वो जरूर दोषी है, और वो कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व को कटघरा में जरूर खड़ा करती है कि भाई ये अचानक से ऐसा क्यों हो गया, सतत बदलते ही ये इसमें तेजी क्यों आ गई। और ये तेज तो सुस्ती, क्योंकि मामला तो कह सकते हैं यूपीए सरकार का है, ये जो का मामला है, ये उसकी तेजी और धीमापन को लेकर के राजनीतिक आक्षेप लगते रहे हैं और लगना भी चाहिए, ताकि आखिर ऐसी क्या बात होती है कि जब कोई विपरीत परिस्थिति सत्ता के साथ में आती है तो केंद्रीय एजेंसियां जो है सक्रिय हो जाती हैं। एक पतली सी तार जुड़ती जरूर है अविश्वास की इन केंद्रीय एजेंसियों पर, लेकिन हम साफ साफ नहीं कह सकते हैं कि केंद्रीय एजेंसियां किसी केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे काम करती हैं, उनके इशारों पे काम करती है, यह कहना कि मैं नहीं कह सकता। लेकिन मिलता जरूर है कि ये तेज कैसे हो जाते हैं, जब तो केंद्रीय सत्ता जब कमजोर हो जाती है राज्य में, तो ईडी सीआईडी ये क्यों हो जाते हैं। इस पर केंद्रीय नेतृत्व को भी सोचना चाहिए, केंद्रीय एजेंसी को भी सोचना चाहिए कि काम की निरंतरता बनी रहे, तेज और को जरूर उसका कुछ नुस्ख जो है उसका निदान निकाला जाए, जिससे किसी को यह शक न हो कि भाई ये केंद्रीय नेतृत्व के ये कैसे संभव है। पर संभव कैसे है ये, जिसके ऊपर छापे पड़ेंगे, जिसका पैसा जाने का दर्द होगा, डर होगा, वो तो बोलेगा ही कि ये छापे पड़ रहे हैं, इसकी टाइमिंग ऐसी क्या है। देखिए, यह तो बहुत कम ही हुआ है कि किसी ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया, किसी ने अपने गलत कामों को स्वीकार कर लिया। अगर वो राजनीतिक व्यक्ति है तो वो पहला सेंटेंस बोलेगा कि ये जो छापा है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से छापा है, हम विपक्ष में या हम उनके विरोध में हैं, हम उनके सरकार में कहीं बाधा बन गए हैं, नई स्थितियों के जनक हम बन गए हैं, तो हमारे ऊपर छापा हुआ है। ऐसा एक भी मामला मेरे सामने नहीं आया
उसने स्वीकार कर लिया हो कि हाँ ये छापा सही हो, चाहे आज का छापा हो या इसके पहले भी छापा पड़े होंगे, तो किसी राजनीतिक अस्तित्व ने उसे सही करार नहीं दिया होगा। इतना विशाल तुल्य अभी भारतीय नेतृत्व में या भारत के नेतृत्व में नहीं है जो यह स्वीकार कर सके ईडी और सीबीआई के छापेमारी को। तो यह तो हम अपेक्षा करेंगे ही कि वो कोई भी बोलेगा कि यह राजनीतिक कदम है, यह कोई हमारे ऊपर ये कह सकते हैं ऐसा कदम नहीं है जिसके हम दोषी पाए गए हैं। यह आम प्रक्रिया, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों को इससे मुक्त होकर काम करना चाहिए। आपने जो टाइमिंग की बात की ना, टाइमिंग को उर्दू में वक्त कहते हैं। मुझे एक वो याद आ गया, गाना याद आ गया। वक्त के ऊपर कई गाने बने हैं, मुझे वो गाना बड़ा मेरा पसंदीदा गाना भी है वो। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज, वक्त की पाबंद हैं आती जाती रौनकें, वक्त है फूलों की सेज, वक्त है कांटों का ताज। हमारे रिपोर्टर अभी कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनिए क्या बोल रहे हैं। अब से पहले मैं इशारा कर रहा था, लेकिन चूंकि अभी हरिभूषण ठाकुर बचौल ने थोड़ा उससे आगे बढ़ करके कहा है कि और झारखंड से लेकर के बिहार तक अब से नहीं, बहुत पहले से ये आरोप लगते रहे हैं कि राज्यसभा या फिर एमएलसी पैसे लेकर के या पैसे वाले ही राज्यसभा भेजे जाते हैं, कोई भी पार्टियां हों। और लालू प्रसाद यादव के ऊपर या उनकी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगता रहा है कि जो दोनों उच्च सदन है, बिहार का जो उच्च सदन है, बिहार विधान परिषद, और देश का जो उच्च सदन है यानी कि राज्यसभा, वहां पर क्या वाकई ये जो सदस्य हैं सीबीआई के पास ये पुख्ता इनपुट है कि इन्हें राज्यसभा या फिर विधानसभा, विधान परिषद क्या पैसे लेकर के या पैसे के इतर कोई अन्य चीज़, चाहे ज़मीन या फिर बाकी चीज़ें, जिस तरीके से कई खुलासे हुए हैं कि गिफ्ट के रूप में ये ज़मीन ली गई है। मैंने पिछले दिनों ही दिखाया था कि रेलवे में जो हृदयानंद यादव है उसने कहाँ ज़मीन दी थी, और जो ज़मीनें हैं वहाँ पर भी मैं पहुँचा था। तो ये तमाम तरह के मामले हैं। सीबीआई, जैसा कि सुनील सिंह के पुत्र कह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं, सीबीआई सिर्फ फलां की करीबी आप हैं इसलिए मैं छापेमारी करने आया हूँ, ये तो होगा नहीं। सीबीआई ने ज़रूर, चूंकि इसके बाद से यहाँ से निकलने के बाद वो ज़रूर ये जानकारी देगी कि क्या मामला था, किस मामले में हमारे पास सबूत हैं, क्यों आपको ये देखिए वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त भीड़ मची हुई है। और ये जहाँ पर छापे पड़ रहे हैं, आपने देखा सुबह वहाँ से आकर परिवार के सदस्य ये आरोप लगा रहे थे कि वहाँ हमें नाहक ही परेशान किया जा रहा है। हमारे जो रिपोर्टर हैं ये वही रिपोर्टर हैं जो कल जिनको आपने देखा था, जो के सिंह जी जो एडीएम है उनके पास गए थे, रुपेश जी, और उन्होंने इनको धक्का भी दे दिया था। ये वही रिपोर्टर हैं। हमारे रिपोर्टर बड़े मुस्तैद रहते हैं। कभी कभी हमको लगता है कि रिपोर्टर तो बहुत आसान चीज़ होती है, ऐसा नहीं होता। पल पल की खबर लेने के लिए अब उनके घर के सामने खड़े होकर अपडेट वहाँ से दे रहे हैं हमारे रिपोर्टर। वरुण जी आगे बिहार में आगे की सूरत क्या देख रहे हैं आप? ये जो पार्टी है इस वक्त, इस समय जो सत्ताधारी पार्टी है, उसकी सूरत और बीजेपी की सूरत आगे की क्या देखते हैं आप? देखिए सर, पूरा देश देख रहा है किस तरह जंगल राज की शुरुआत हो चुकी है। एक हमारे रिपोर्टर हैं, सॉरी पत्रकार हैं, हिंदुस्तान के भूतपूर्व पत्रकार हैं, कोई भट्ट नाम है उनका, उन्होंने कल रात में ट्वीट किया है, मैंने अपने प्रोफाइल पे ट्वीट लगाया है, मैं दिखा भी दे रहा आपको कि उनके भाई पटना के मौर्य होटल में रुके थे और उन नीचे उतरे तो उनको 10-12 गुंडों ने पकड़ लिया, उन्होंने अपना कैश लूटा, फिर उनसे एटीएम से पैसा निकलवाया और उसके बाद उनके भाई ने फिर उनको पैसा ट्रांसफर, तब उन लोगों ने जाकर उनको छोड़ा। अच्छा, हमारे शहर का सबसे कोई मुख्य लोकेशन में से है तो मौर्या होटल एक मुख्य लोकेशन है। यहाँ इस तरह की घटना हो रही है, फिर आप क्या कहें। सुबह में दीघा में एक बुजुर्ग को दो लोगों ने मिलकर मार दिया। मतलब आए दिन नित्य दिन हत्याएं हो रही है, अपराधियों को मनोबल बढ़ता जा रहा है। वरुण जी तो आप देख रहे हैं ये सब। वरुण जी ब्रेकिंग आ गई है। राबड़ी देवी जी के करीबी के घर छापा और बहुत लोगों के यहाँ पर छापा पड़ रहा है। 2 और सुभाष यादव जी जो लालू यादव जी के करीबी हैं, उनके ऊपर भी छापा पड़ा हुआ है। छापे पे छापे पड़ जा रहे हैं, एक के बाद एक। तो मुझे तो लगता है कि आज ताबड़तोड़ छापों का ही दिन है। वो हमने सुबह बोला कि घर पर रहो, बिस्तर पे दुबके रहो,
लिहाफों का दिन है, अपने पैसे जहाँ छुपाना है छुपा दो, आज छापों का दिन है, हमने बोला सुबह सुबह वो। जी भी वरुण जी कंप्लीट कीजिए। जी वही मैं कह रहा कि शिवम भट्ट जी हैं, मैं कल उनका ट्वीट देखिए, मैं आपको दिखा भी दे रहा, वो नवभारत भारत टाइम्स से हिंदुस्तान के पत्रकार हैं, उनका ट्वीट देखिए, पता चलता है आपको कि किस लेवल पे क्या स्तर है इनका। देखिए मैं प्रयास कर रहा हूँ आपके सामने लाऊं, पता नहीं दिखेगा कि नहीं। दिखेगा नहीं हमको, वो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा उसमें। जी दिक्कत हो जाएगा। आप पढ़ के सुना दीजिए, पढ़ के सुनाइए, पढ़ के सुनाइए। जी जी मैं उनको पढ़ के सुना रहा हूँ, पढ़ के सुनाइए। हाँ जी जी। शिवम जी ने लिखा कि बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा सबूत, मेरे दोस्त के बड़े भैया के साथ अभी रात 9:30 से 10 बजे के बीच भयंकर लूट हुई है। 10 से 11 बदमाशों ने पॉस एरिया रेजर रोड स्थित होटल मौर्या के नीचे घेर कर 1.25 लाख रुपए लूट लिए। वो बेहद डरे हुए हैं और तुरंत एयरपोर्ट जा रहा है, निःशब्द हो। उसके बाद वो थ्रेड में आते हैं, फिर लिख रहे हैं कि लिखते समय मेरी उंगली कांप रही है, बेहद सज्जन व्यक्ति है, मेडिकल रिसर्चर है, अक्सर कंपनी के काम के लिए पुणे, भुवनेश्वर, दिल्ली, कोलकाता आते जाते हैं, कहीं पे कुछ नहीं हुआ। आज पटना में उनके साथ ऐसी जाहलियत हुई, शर्म आनी चाहिए बिहार सरकार को। ये देखिए ब्रेकिंग हम दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर अपने, कि जो प्रदर्शन तो चल ही रहा है वहाँ पे, लेकिन छापे पड़ रहे हैं लालू जी के करीबी पे और राबड़ी देवी जी के भी करीबी पर छापे पड़ रहे हैं। ये छापों से कुछ निकालने की कवायद है। जो दर्शकगण हमें देख रहे हैं उनसे हम ये कहते हैं कि आप अपने कमेंट लाइव चैट में हमें लिखिए, हम आपके कमेंट्स को बताएंगे। अगर वो मर्यादित शब्दों में होंगे तो ज़रूर बताएंगे, नहीं तो फिर सेंसर कर दिए जाएंगे ओबियसली, जैसा हम करते हैं। अगर आप अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं तो ज़रूर रखिए। आज के बिहार के बारे में, शक्ति परीक्षण के बारे में, आज का दिन विशेष है। आज और कल 2 दिन का ये सत्र बुलाया गया है और इसमें स्पीकर को, नया स्पीकर चुनने की बात भी है, जिनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया लेकिन उन्होंने माना नहीं और वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे। तो शक्ति परीक्षण में संख्या बल बिल्कुल आरजेडी और जेडीयू के पास में है, ये सभी लोग मान रहे हैं। लेकिन आज जो छापे पड़ रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल भी रही हैं और आज दहशत भी मची है इसके छापों की वजह से। दहशत ये भले ही कोई माने या ना माने, लेकिन टाइमिंग तो ऐसी है वरुण जी, टाइमिंग पे रमाकांत जी भी बोल रहे थे कि टाइमिंग का जो आज खेल है वो कुछ तो कह रहा है, भले आप माने या ना माने। वरुण जी सर ये महज कोइंसिडेंस कह सकते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं है। केंद्रीय एजेंसी अपना जांच करेगी, जब उसको एक मतलब उचित लगे, जब टाइम उन्हें पता, अपने अनुसार जांच करेंगे वो। उसमें सर किसी का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो होता नहीं है। सर मैं आपको एक घटना रिकलेक्ट करना चाहता हूँ, सीबीआई और ईडी के ऊपर किस तरह सवाल खड़े किए जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले कोलकाता में पार्थ चटर्जी पे छापा पड़ा था और अर्पिता मुखर्जी के ऊपर। जब सरकार, जब ईडी सीबीआई वहां जांच करना शुरू करना चाह रही थी, जब करने गई थी, तो ममता बनर्जी बार बार टाल दे रही थी बात को कि नहीं ये तो सरकार गिराने की साजिश है। ममता जी कहती थी ये भारत सरकार, मतलब केंद्र सरकार ये चाहती है कि हमारी शक्तियों को कम कर दे और हमें सत्ता से हटा दे। और इवन अगर आप देखे होंगे, जब अर्पिता मुखर्जी के घर छापा पड़ा और क्या सबके सामने आया, आप सबके सामने है, वो अनीता सरकार जो एक टॉपर विद्यार्थी रही, मतलब शिक्षक बहाली में किस लेवल पे घोटाला किया गया वहां पे सबके सामने। जब सीबीआई और ईडी जांच करना शुरू किया, सब उस पे सवाल खड़ा कर रहे थे। आई मीन विपक्षी खड़ा सवाल, लेकिन विपक्षी सवाल खड़ा कर रहे थे। आज क्या परिदृश्य है, क्या निकला है, वो सबके सामने है। तो साहब अगर कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं कुछ गलतियां हुई हैं और मान लीजिए आरोप लग रहे हैं, तो एजेंसी तो अपना कार्य करेगी। और आज अगर हुआ भी है तो महज कोइंसिडेंस का सकते हैं वहाँ पर, लेकिन इतनी मुझे खबर लगी, मुझे सुबह सुबह मेरे जो दोस्त हैं पटना में, उन्होंने सबने 2-3 लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ बहुत ज़बरदस्त लगी। स्कूलों में भी सीआरपीएफ है, सड़कों पर विभिन्न संस्थानों के आसपास सीआरपीएफ लगी है। और जब ये छापेमारी चल रही है ना, तो छापेमारी में बहुत बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अनहोनी हो जाए। तो ये एक तरीके से पटना शहर आज एक मिनी छावनी तो बन ही गया है,
छापों की वजह से। विधानसभा में चाहे कुछ हो, शक्ति परीक्षण में शक्ति जो है वो आरजेडी या जेडीयू दिखा दे, लेफ्ट से समर्थन है, कांग्रेस से समर्थन है, ये अलग बात है, लेकिन छावनी तो बना दिया गया है। और ये हमने देख रहे हैं, देखिए बीजेपी बाहर ये जो विजुअल्स हैं, जरा विजुअल्स दिखाइए पूरे स्क्रीन पर, किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हम देखते हैं कि किस तरह से वो हाथों में लिख रहे हैं सीबीआई का दुरुपयोग या विधायिका पे ये दबाव बनाने की कोशिश। ये टाइमिंग पे विशेष महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब भी हमने देखा है कोई भी महत्वपूर्ण घटना होती है, हालांकि ये कहा जाएगा, ये कह भी रहे हैं वरुण जी कि ये बहुत पहले से चल रहा है मामला, हमने देखा भी बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन आज के दिन की जो टाइमिंग है वो टाइमिंग पे लोग सवाल उठा रहे हैं। वरुण जी चाहे कुछ भी बोले। रमाकांत जी, ये जो पूरा दृश्य बिहार में इस समय चल रहा है, बोला जाए ये आगे किस तरफ जा रहा है? शक्ति परीक्षण हो जाएगा, शक्ति परीक्षण में आप क्या देखते हैं? नंबर 1। नंबर 2, आगे के कुछ दिनों की का जो भविष्य है बिहार का, वो आप कैसे देखते हैं? रमाकांत जी, आपको आवाज आ रही है? मंगल ग्रह चली गई इनकी आवाज, बीच बीच में चली जाती है मंगल ग्रह आवाज। जरा अजय अब आ गए। रमाकांत जी है, आपको आवाज आ रही होगी अब? मुझे लग रहा है कि मंगल ग्रह आवाज चली गई है उनकी। सीबीआई वापस जाओ का नारा लगा रहे हैं ये जो सत्ताधारी दल है, वो कह रहे हैं कि सीबीआई वापस जाओ। बहुत लोगों पर छापे पड़ रहे हैं। अबू दुजाना पर पड़ा हुआ है, पूर्व आरजेडी विधायक हैं, और कई अलग अलग जगह पर, भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के घर पर भी इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है। और भाजपा नेता अशोक सिन्हा कह रहे हैं कि ये लोग राजनेता इसीलिए बने हैं क्योंकि ये अपनी करतूतें छुपा सकें। तो भाजपा आरोप लगा रही है कि ये जो एजेंसी इस काम कर रही है वो अपने दल पे अपने स्तर पर काम कर रही है, इससे हमारा कोई लेना देना है नहीं। और हमने ये भी देखा कि वो हेमंत सोरेन के करीबियों पे भी छापा मार रही है, उधर ईडी, इधर सीबीआई, उधर ईडी। आज का दिन विशेष इसलिए क्योंकि आज शक्ति परीक्षण का दिन है। देश में 21 जगहों पर सीबीआई और ईडी आज रेड कर रही है, और 4 से ज़्यादा, मुझे लगता है 6 या 7 आरजेडी के नेताओं पर छापे चल रहे हैं इस समय। और ये जो रेड है ये आपने देखा भी कि वो हाथों में तख्तियाँ लगा के बैठे हैं, सीबीआई वापस जाओ का नारा लगा के। लेकिन शक्ति परीक्षण भी है आज। शक्ति परीक्षण में ओबियसली वो जो रिजल्ट है शक्ति परीक्षण का वो वही आएगा, क्योंकि संख्या बल आरजेडी और जेडीयू के पास में है। हालांकि पिछले जो कुछ दिनों का हम डेटा देखें आरजेडी और जेडीयू सरकार का, तो उसमें एक ही अनहोनी हुई है उनसे, वो जो पिटाई हुई शिक्षक अभ्यर्थियों की, वो एक अनहोनी हुई। बाकी तो अभी नई सरकार है, हनीमून पीरियड चल रहा है, इससे में भी कोई बहुत बड़ी खबर आने को तो वो नहीं है। रमाकांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी आवाज़ मंगल ग्रह से वापस आ गई है। रमाकांत जी, आपको आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मैंने कहा कि आने वाले कुछ समय में बिहार का आप भविष्य कैसे देखते हैं, निकट भविष्य शक्ति परीक्षण और उसके बाद का? बिल्कुल, आने वाले अगर भविष्य की बात करें तो भाजपा को करने के लिए बस 2 ही काम है कि अपने सांगठनिक स्तर पर अपने को सुदृढ़ करें और 2024 के लिए तैयार कर सके, क्योंकि यह एक गंभीर चुनौती है अकेले लड़ने की लोकसभा चुनाव को लेकर के। और जब तक वो सांगठनिक को दुरुस्त नहीं करेगी तब तक ये संभव नहीं है। और आपने देखा भी होगा कि केंद्रीय नेतृत्व ने एक घोषणा भी की है, मैं बिहार के सारे पदों पर जो लोग हैं उन्हें मैं बदल दूंगा, क्योंकि वो अब एक नए सांगठनिक चेहरा के साथ में आगामी चुनाव में उतरना चाहते हैं। और जहां तक है, राजद के लिए भी एक मैसेज है, या इस महागठबंधन सरकार के लिए भी एक मैसेज है। मैंने पिछली बार कहा था कि तेजस्वी यादव के लिए बहुत लंबी उड़ान है, और उस उड़ान को अगर वो कायम रखना चाहते हैं तो उन्हें अपने पिता के सामाजिक न्याय और चाचा नीतीश कुमार के सुशासन पर ध्यान देना होगा। और आप अगर गौर देख कर रहे होंगे तो पूरे बिहार में इन दिनों इतनी गाड़ियों पर राजद का झंडा लग गया, जैसे लगता है कि बाढ़ आ गया है। तो ये जो
संगठन का पहला स्तर है, उसके बाद दूसरा और तीसरा स्तर है, उस पर अनुशासन लाने की जिम्मेवारी तेजस्वी यादव की है। और अगर तेजस्वी यादव इस वय में अगर अनुशासन नहीं ला, जरा सुनिए राबड़ी जी क्या कह रही है। रमाकांत जी, राबड़ी जी सुनते पहले, राबड़ी जी। पार्टी हम लोग के साथ है, बहुमत हम लोग के पास है, दोनों सदन में बहुमत हम लोग के पास है। सीबीआई डरने के लिए डरने वाला नहीं है, हम लोग डरने वाला नहीं है। पहली बार नहीं हो रहा है छापेमारी। हमारा बिहार की जनता सब हमारा परिवार है, बिहार की जनता परिवार है, परिवार देख रहा है बिहार की जनता। देश के तो उलो लूटा है, देश के उलो लूट लिया है। राबड़ी देवी जी को आपने सुना। रमाकांत जी, आपने सुना है, कहा कि डरना नहीं है। हाँ बिल्कुल। है ना? ये एक दिन पहले मीटिंग करके भी कहा गया था विधायकों को, यह संभावना है ईडी सीआईडी का छापा पड़ेगा, लेकिन आप लोग घबराइएगा मत। एक दिन पहले बैठक करके विधायकों को समझाया गया है जी, कल ही जी। तो मैं ये कह रहा था कि अगर जब तक तेजस्वी अपने सेकेंड और थर्ड लाइनर को अनुशासन में नहीं बनाएंगे, यह राज्य फिर जंगलात की गिरफ्त में चला जाएगा। और अगर गणना किया जाए तो राजद के गाड़ियों पर झंडा लगने की संख्या जैसे ही बढ़ गई, ऐसा लगता है कि बाढ़ आ गया हो। हर तरफ राजद का झंडा लगा हुआ है। ये कौन लोग हैं? ये राजद का झंडा लेकर के ये कौन सिंबलाइज करना चाहते हैं, ये जानना जरूरी है तेजस्वी यादव के लंबी उड़ान के लिए, वरना फिर वो उसी तरफ चले जाएंगे जिस तरफ से लालू जी की राज की समाप्ति जंगल राज के कटघरे में खड़ा करने से हो गई थी। अच्छा, उन्होंने लेकिन एक बात तो किया है अभी, उन्होंने कहा कि हमने अपने जो विधायक है उनके लिए चार्टर निकाल दिया, कोई कार नहीं लेगा, कोई गिफ्ट नहीं लेगा, ये सब चीजें की उन्होंने। हाँ, लेकिन क्या उन्होंने यह किया कि अचानक जो गाड़ियों पर झंडे की जो बाढ़ आ गई है, ये कौन लोग हैं? उनकी पहचान की क्या? अपने संगठन के स्तर पर कोई एक ऐसा मुहिम चलाया कि देखो भाई, झंडे का वो दुरुपयोग नहीं हो? उपयोग करने से कोई इनकार नहीं है, लेकिन झंडे का दुरुपयोग हो रहा है। झंडे का दुरुपयोग हो रहा है जो झंडे वरुण जी, आपको भी लग रहा है अभी सब दुरुपयोग करना चालू कर दिए हैं? जी, झंडा लगा करके गाड़ी में घूमना शुरू कर दिए हैं। और एक दहशत राजद के झंडे को लेकर के पहले भी हुआ करता था, आज भी है, आप तो सरकार में है। तो ये इस प्रवृत्ति में जो वृद्धि आई है, इस पर कहीं न कहीं पार्टी स्तर पर एक लगाम लगाने की कोशिश होनी चाहिए कि सही लोग अपने पद का, सही लोग झंडे का इस्तेमाल करें, तभी तेजस्वी यादव अपने लंबी उड़ान की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं, वरना फिर वो जंगलात के घेरे में दुबक जाएंगे और उनकी राजनीति का अंत हो जाएगा। अभी जो आपने देखा, केवल एक ही अनहोनी हुई है, वो जो शिक्षक अभ्यर्थी थे उनकी पिटाई को अगर छोड़ दें तो पिछले कुछ एक दिनों का समय तो ठीक है, और उन्होंने घोषणा भी करी कि रोजगार के लिए हम 10 लाख क्या 20 लाख देंगे, 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। नौकरी और रोजगार पे अलग अलग फोकस है इन दिनों। हाँ, तो बिल्कुल ये उनका आधार है जहाँ से वो एक टेक ऑफ ले सकते हैं। लेकिन अब शिक्षक की बहाली उसी नौकरी देने की प्रक्रिया में थी तो क्या मिला? धंधा मिला, नौकरी तो मिले नहीं। ये जो लोग सड़क प्रदर्शन कर रहे थे, 95,000 लोगों की नौकरी का सवाल था, और इसमें इनको करना क्या था? 50% पैसा केंद्र सरकार देती है, 50% राज्य सरकार को देना है। तो ये बहाली प्रक्रिया में देर क्यों कर रहे हैं? या ये कहीं न कहीं उनके ही मुहिम को लटकाया जा रहा है, जहां वो 10 लाख नौकरी देना चाहते हैं। अभी 3.5 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है। ये तुरंत तेजस्वी के खेमे में बात जा सकती है। अगर वो इसको अनुपालन कर दें तो सीधे हो जाएगा कि 3.5 लाख नौकरी तेजस्वी ने फिलहाल दे दी। लेकिन इस प्रक्रिया में इतनी देरी बताती है कि मंशा कहीं न कहीं कुछ ठीक नहीं है। जी वरुण जी, मुझे लगता है कि शक्ति परीक्षण में अगर जैसे ही जीतते हैं, उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये जो सरकार है उसके लिए रोजगार प्लस नौकरी का होगा। और क्या आपको लगता है कि रोजगार और नौकरी के मामले पे ये सरकार आगे निकल सकती है? मुझे तो लगता है कि निकल भी सकती है, और आपके लिए बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। सर, इससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश जी थे। जब तेजस्वी जी ने बोला था, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी ने, कि हम 10 लाख रोजगार देंगे जब हम सत्ता में आएंगे,
उसमें नीतीश जी ने किस तरह मॉकिंग किया था वो सबके सामने यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ। नौकरी कहाँ से देंगे, पैसा कहाँ से आएगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ना जाने जितना बोलना तो उन्होंने बोला। अब अचानक तुरंत के तुरंत नीतीश कुमार के विधानसभा पहुंचने के शॉट्स आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री विधानसभा पहुंच गए। अब शक्ति परीक्षण का काम शुरू होगा और उसके पहले वो जो चल रहा है खेल सभा उसका अध्यक्ष वाला, उसका भी मामला शुरू होगा। जी वरुण जी पूरा कीजिए। जी मैं वही कह रहा था। उसके बाद अभी तेजस्वी जी ने कहा कि नौकरी देंगे। आखिर नौकरी देंगे तो किस क्षेत्र में देंगे, कौन सा विभाग में देंगे, लाइए ना व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। कहाँ से देंगे, क्या इसका सोर्स है, रेवेन्यू कहाँ से, उसका सैलरी देने के लिए पैसा कहाँ से ला रहे हैं, पूरा डिस्क्लोज करिए। कौन सी बात हुई कि नौकरी देंगे देंगे देंगे, तो आखिर कौन क्षेत्र में देंगे ये भी तो बताइए। दूसरी बात, उनका पहला डिसीजन कैबिनेट का था कि हमें जेड सिक्योरिटी चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। हमारे बिहार प्रदेश के वो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक व्यक्ति, एक बच्चा जो अपनी माँ से कह के निकला होगा कि माँ जा रहे हैं नौकरी मांगने, जब वापस लौटा तो बच्चा बेहोशी के हालात में मिला। क्या ये इरादा है नौकरी देने का? वो क्वालिफाइड बच्चा, इवन वो एसटीईटी में क्वालिफाइड है, कोई नॉर्मल में वो अपने सिर्फ रोजगार नियोजन की बात कर रहा है। तो के सिंह ने, आप देख रहे हैं कि इतना नफरत है तिरंगा से जितना नफरत अंग्रेजों को भी नहीं थी। देखिए कितना ब्रुटली के साथ मार रहे हैं उस बच्चे को, मार के उसे अस्पताल पहुंचा दिए। राबड़ी जी को सुनते हैं, वरुण जी राबड़ी जी को सुनते हैं। राबड़ी जी, हम लोग बिहार के लोग हैं, इस तरह की बात कर रही हैं। उन्होंने कहा थोड़ी देर पहले वो गाड़ी में बैठे बैठे कि डरने का नहीं है। और कल रमाकांत जी ने भी हमको बताया कि कल जो है वो मीटिंग में भी इस पर जोर रहा है अंदर अंदर कि डरना नहीं है, कोई सीबीआई का छापा पड़ेगा या ईडी का भी छापा पड़ेगा, उससे भी डरना नहीं है, ऐसा कहा है। लेकिन टाइमिंग की बात तो आज दिन भर उठेगी कि टाइमिंग ऐसा क्यों रखा गया है। शक्ति परीक्षण वाला दिन शक्ति प्रदर्शन सीबीआई का भी चल रहा है, एजेंसियों का अलग शक्ति प्रदर्शन चल रहा है और शक्ति परीक्षण इधर सरकार अपना करने की कवायद शुरू कर दी है। आज और कल में दोनों दिन उनके लिए विशेष है। संख्या बल तो हमने पहले से ही बताया कि संख्या बल तो पूरा है इनके पास में। अब कोई नई चीज़ मुझे लगता है कि 164 जो है 164 का है, तो मुझे ये सारी जो समर्थन जो है वो अब संख्या बल के मामले में तो कोई बात है ही नहीं। इसलिए शक्ति परीक्षण वाला केक वॉक है, बड़ा केक वॉक मतलब बड़ा इजी गोइंग चीज़ है। वरुण जी कंप्लीट कीजिए अपनी बात। वरुण जी। नहीं, वही मैं सर कहना चाह रहा था कि के सिंह ने ऐसा क्या मजबूरी आ गई कि उन्होंने पुलिस ऑफिसर और पुलिस अधिकारी के रहने के बावजूद, पुलिस के बावजूद खुद से उन्होंने लाठी चलाया और इतना बुरा तरीके से उस बच्चे को मारा। वीडियो आप देखिए तो तेजस्वी जी को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। अभी किस चीज का ये कर रहे हैं, किस चीज का वेट कर रहे हैं, फुटेज आपके सामने पड़ा है। तो अगर आप अभ्यर्थियों के लिए, अगर बच्चों के लिए उसके हित में सोच रहे हैं तो आपके रहते कोई कैसे किसी बच्चे को मार रहा है, उन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए। अभी तक अभी पता चला। मैं आपके माध्यम से आपके रिपोर्टर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वैसा साहसी लोग है, साहसी रिपोर्टर है कि जाके घुस को उन्होंने सवाल पूछा। मैंने भी आप वीडियो देखा था। तो क्या के सिंह आखिर इतना चिढ़ते थे तिरंगा से? क्या कोई ऊपर से आदेश लगा था क्या कि नहीं तिरंगा लिए तो इसको पीटना है? नहीं, वहां जो नारे लग रहे थे उसमें मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ विशेष नारे लग रहे थे, उससे एडीएम साहब को गुस्सा आया और उसके बाद गिरफ्तार कर लेते, उसे उठा के बंदर कर दिया, इस तरह मारेंगे, सब तोड़ देंगे उसका। तिरंगा मारो, तिरंगा पे लाठी चलाएंगे, ये कौन सा स्तर है? आप ऑलरेडी के सिंह जी अधिकारी हैं, उनको तो समझ में आनी चाहिए थी बातें। आप तक एक सर देखिए, और सरकार को कार्रवाई करनी होती तब तक कर दी होती। सामने सब कुछ फुटेज आपके सामने पड़ा है। उन्होंने कहा कि हमने टीम बना ली है इस पे, उन्होंने कहा कि हमने टीम बनाई है इस पे और जांच हो रही है उसकी। जी टीम बनाएंगे, कुछ होने वाला नहीं, मुझे लगता कुछ होने जा रहा है। अगर कुछ होता है तो हम स्वागत करते हैं निर्णय का। बिल्कुल के सिंह जैसा ऑफिसर को बड़ा खास कर देना चाहिए। लेकिन शक्ति परीक्षण के पहले आज जो हम देख रहे हैं कि आरजेडी के सांसदों के घर भी छापा पड़ा है। अशफाक करीम, फयाज अहमद के यहाँ पर छापा पड़ा है, एमएलसी सुनील सिंह
सुबोध राय और प्रकाश यादव और इसके अलावा में अबू दुजाना, इन पे छापा पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो चीज़ें हैं। लेफ्ट का और आरजेडी का प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस थोड़ा सा इसमें प्रदर्शन में क्या रुख अपना रही देखना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस जो है वो इस वक्त सरकार के तो साथ है और सरकार के लिए ये केक वॉक है और निकल जाएगा ऐसा लग रहा है शक्ति परीक्षण। लेकिन ये जो अध्यक्ष वाला मामला है वो थोड़ा कानूनी रूप से पेचीदा है। पेचीदा इसलिए कि एक प्रक्रिया होती है अध्यक्ष को हटाने के लिए, नियमावली होती है, विधानमंडल की नियमावली होती है। उस नियमावली के हिसाब से ही आपको अध्यक्ष हटाना पड़ेगा। विजय कुमार सिन्हा जी कह रहे हैं कि हमको हटना नहीं है क्योंकि ये विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई। देखिए आप जरा विधानसभा में आसंदी पे आप देख रहे हैं वही हैं सिन्हा जी। हमारे जो दर्शकगण हमें देख रहे हैं वो कमेंट कर सकते हैं। लाइव चैट में हम उनके कमेंट शामिल करेंगे। मर्यादित शब्दों की टिप्पणी कीजिए। सोशल मीडिया है, हम भी सोशल मीडिया है आपके साथ में, हमें भी वही कहते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना, आपके जो शब्द हैं वो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आप अपनी टिप्पणी कीजिए लाइव चैट में, हम उस टिप्पणी को दिखाएंगे और अगर कुछ गड़बड़ हो तो सेंसर कर देंगे पहले ही। अभी विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। अध्यक्ष जी वही हैं जो अभी तक थे, यानी कि बीजेपी कोटे के। अब भी जब दोनों का मिलन था, अब तो रास्ते अलग हो गए, ये अलग बात है। लोग गाना गाते रहें कि ये रास्ते अलग हो जाएं, कल वो क्या है कि कुछ ऐसा हो हम न रहें, कल ये आलम रहे न रहे, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। यहाँ ये वाली बात नहीं है, यहाँ डिफरेंट है। डिफरेंट क्योंकि क्या है कि राजनीतिक चीज़ें हैं बिल्कुल अलग चलती है। राजनीति का फंडा यही है, जो काम का बस उसी से काम, जो काम का नहीं उसको ओके बाय टाटा। काम, मेजॉरिटी काम जो है वो कुर्सी के इर्द गिर्द होता है, वही सबसे बड़ी चुंबक होती है, वही दोस्ती बनाती है, वही रिश्ते बनाती है, वही गठजोड़ बनाती है, वही गठबंधन बनाती है। तो कुर्सी के इर्द गिर्द गठबंधन बनता है और विपरीत दल भी आपस में एक दूसरे के एक हो जाते हैं। हमने देखा कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन उनके साथ नहीं जाएंगे, जैसे वाक्य भी नीतीश कुमार जी कहते थे, लेकिन वो उनके साथ गए। फिर उसके बाद में कहे कि हम आरजेडी की कार्रवाई जो सुनते जरा। कई कार्यक्रम आयोजित किए। मैंने हमेशा यह प्रयास किया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर चलूं। पूरी निष्पक्षता से मैंने सदन के अपने दायित्व का निर्वहन करने का प्रयास किया। हमेशा मैंने विधानसभा के आप सभी सदस्यों की मान मर्यादा एवं सदन की गरिमा को बढ़ाने का प्रयत्न किया। एक नई राजनीतिक घटनाक्रम के तहत राजनीतिक दलों का नया गठबंधन हुआ, नई सरकार का गठन हुआ। बिना किसी विवाद के नई सरकार ने शपथ ग्रहण भी किया और अपना कार्य करने लगी। परंतु इसी बीच सदन के कतिपय माननीय सदस्यों के कारण कुछ सदस्यों ने अध्यक्ष पद से हटाए जाने का संकल्प प्रस्तुत किया। माननीय सदस्य, लोकतंत्र में परिस्थितियां और समय दोनों परिवर्तनशील है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने एक लेख में लोकतंत्र के बारे में लिखा है, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने एक लेख में लोकतंत्र के बारे में लिखा है, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू और इस आसन पर बैठे हुए
उस समय के अध्यक्ष हमारे परम श्रद्धेय बिंदेश्वरी वर्मा जी थे। उस समय भी इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव आया था और उस समय ये कोट किया गया था कि लोकतंत्र की व्यवस्था के अनुसार राज व्यवस्था में बहुमत या अल्पमत की निहित अधिकार का रक्षण नहीं होकर सभी के अधिकारों का संरक्षण होता है। लोकतंत्रीय व्यवस्था में यदि किसी भी अल्पमत को हतोत्साहित या चुप करने का बलात् प्रयत्न दिखलाई दिया तो यह अनाचारी व्यवस्था बन जाती है। और हमेशा यह ध्यान रहे कि अनाचारी व्यवस्था शासन तंत्र को अत्याचार, व्यभिचार और भ्रष्टाचार के पथ पर अग्रसर करता है, जिसका परिणाम हम आप सभी देखे हैं, गवाह हैं। हम सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करेंगे कि आपकी भावनाओं के अनुरूप आसन की मर्यादा का ध्यान रखकर हम अवश्य निर्णय लेते, लेकिन मुझे अफसोस है कि ऐसा करने का मुझे अवसर ही नहीं दिया गया। सरकार का 9 अगस्त को इस्तीफा देना और 10 अगस्त को नई सरकार का प्रस्ताव देना, लोकतंत्र में बहुमत के हिसाब से ये परंपरा, नैतिकता पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लोकतंत्र की खूबसूरती कहें या लोकतंत्र की बदसूरती कहें, ये जनता के ऊपर छोड़ते हैं, या लोकतंत्र का तकाजा है। नई सरकार के गठनोपरांत मैं स्वतः अपने देता, लेकिन इसी बीच प्रेस, मीडिया और अखबारों से मालूम हुआ कि 9 अगस्त को लोगों ने मेरे खिलाफ सचिव को अविश्वास प्रस्ताव की सूचना भेजी है। उस दिन सार्वजनिक अवकाश था। पुनः 10 अगस्त को सरकार गठन के पूर्व ही लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव सचिवीय कार्यालय में जाकर दिया। इस परिस्थिति में उनके अविश्वास के आरोप का सही जवाब देना हमारी नैतिक जिम्मेवारी बन गई, क्योंकि यदि हम इस्तीफा दे देते तो उनके आरोप का जवाब उन्हें नहीं मिल पाता। माननीय सदस्यगण, आप सभी बिहार में लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर के पुजारी हैं। मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि आपने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है वह अस्पष्ट है। 9 माननीय सदस्यों का पत्र मिला, जिसमें से 8 लोगों का प्रस्ताव नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है। एक माननीय सदस्य श्री ललित यादव जी द्वारा दिया गया, जो अब माननीय मंत्री हैं, जिसमें वह वर्णित है कि आप विश्वास मत खो चुके हैं, ये मुझे सही लगा। लेकिन मुझ पर अन्य आरोप जो कुछ माननीय सदस्यों द्वारा लगाया गया है, मनमानी करने का, कार्यशैली और व्यवहार अलोकतांत्रिक रखने का, तानाशाही प्रवृत्ति का, माननीय सदस्य खासकर श्री चंद्रशेखर जी, जो अब माननीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मुझसे गौरवशाली परंपरा शर्मसार हुआ। माननीय सदस्यगण, 20 माह के बहुत छोटे से कार्यकाल में मैं सदन में 100% प्रश्नों के उत्तर का आने
आपने देखा स्पीकर साहब कह रहे हैं कि मैंने दोनों तरफ की भावनाओं का ध्यान रखा और निष्पक्ष रूप से काम किया। उसके बावजूद भी माननीय सदस्यों ने कुछ ने ये कहा कि इनको पद पर नहीं रहना चाहिए। वरुण जी, हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ। तो स्पीकर साहब तो ये कह रहे हैं कि हमको हटाने का काम ज़बरदस्ती किया जा रहा है। तो वैसे हट भी जाएं तो बीजेपी को क्या नुकसान है उससे? मान लीजिए वो त्यागपत्र दे के नई सरकार का अगर के लिए रास्ता छोड़ देते हैं उस पद के लिए, तो क्या दिक्कत है उसमें बीजेपी को? सर संवैधानिक चीजें हैं, आगे सर जो कार्रवाई होगा उस पर देखना होगा। इस बारे में ज्यादा कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं हूं मैं। अब संवैधानिक क्या है क्या नहीं है, विजय सिन्हा जी वरिष्ठ नेता रहे हैं, स्पीकर हैं, तो उन्हें आइडिया इस बात का। तो आगे जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। रमाकांत जी, वैसे जी क्या देखिए जी, हाँ, मेरा ये कहना ये है कि जब आसन के प्रति सवाल उठाए गए हैं, विधायिका पर प्रश्न खड़े किए गए हैं, तो संसदीय नियमों परंपराओं का संरक्षक होने के नाते विधानसभा अध्यक्ष का स्पष्टीकरण या जवाब बहुत जरूरी था। और ये जवाब तभी होता जब वो सदन में मौजूद रह करके अपने अध्यक्षीय संबोधन में उन सारे बातों का जवाब देते जो कार्यवाही में दर्ज होती। और अगर ऐसा नहीं करते तो उनके संसदीय परंपरा पर किए गए आक्षेपों पर चुप रह जाना एक बहुत बड़ा अपराध होता, भविष्य की राजनीति के लिए और संवैधानिक परंपरा के लिए भी। इसलिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और यह तर्क संगत भी है और संविधान के नियमों और परंपरा और जो शिष्टाचार है उसके अनुकूल भी है कि हम उन प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं जो विजय सिन्हा पर नहीं लगाया गया है, जो आसन पर लगाया गया है। और वो उस आसन का जो आरोप लगाया गया है वो अनुत्तर चला जाएगा तो एक संवैधानिक स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए विजय सिन्हा ने इस्तीफा नहीं दिया और मुझे ये लगता है कि यह सही कदम उठाया गया है क्योंकि आसन के प्रति जवाबदेही होना उनकी अनिवार्यता है। जी, आसन के प्रति जवाबदेही अनिवार्यता है। एक बात बताइए, लेकिन अगर मान लीजिए वो हट भी जाते हैं, मान लीजिए अब हट जाते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं, तो क्या दिक्कत थी उसमें? तो जो इनकी बातें सदन की कार्यवाही में दर्ज नहीं होती। सपोज कर लीजिए आज से 5 साल बाद कोई राजनीतिक अध्येता या राजनीतिक शोधकर्ता अगर यहाँ सदन की कार्यवाही का अध्ययन करने आता है तो वह इस पक्ष से बिल्कुल महरूम रह जाएगा जो आरोप अविश्वास प्रस्ताव में लगाए गए हैं। सुनते हैं जरा, वो और भी कुछ चीजें बोल रहे हैं, सुनते हैं जरा। संचार के लिए रचनात्मक वातावरण बनाना, इन सब कार्यों से सदन की गरिमा और विधायिका इन सब कार्यों से बढ़ी है या घटी है, निर्णय सदन के सदस्यों को करना है। मैं इन सब कार्यों की मूल्यांकन की जिम्मेदारी बिहार की जनता पर भी छोड़ता हूं। इस सदन में संविधान के ज्ञान हमारे अभिभावकों से मिलता है। इस ज्ञान संविधान के ज्ञाता व्यवहार की बिहार नहीं पूरे देश ने देखा और इतिहास इसका समालोचक है। इसका भी निर्णय लोकतंत्र में मालिक जनता है, अंतिम निर्णय उसी का होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन के प्रति जो आपका सम्मान था, आपके द्वारा जो सहयोग मिला, उसको कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ही का नहीं, नेता प्रतिपक्ष के नाते जो आज उप मुख्यमंत्री है, सभी सदस्यों का सदन और बिहार की जनता लाइव होता था, देखता था। उत्कृष्ट विधायक और उत्कृष्ट विधानसभा पर जब हमने बहस कराने का प्रस्ताव रखा, मेरे मन के अंदर ये इच्छा थी। फ्लोर टेस्ट वाला जो भी होता है उसकी कार्रवाई आगे होगी। नए जो स्पीकर है उसके बारे में भी होगा, क्योंकि संख्या बल सबको पता है किधर है, संख्या बल जेडीयू आरजेडी के साथ में है और इसलिए नया स्पीकर भी वही तय करेंगे। अभी जो स्पीकर थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, विजय सिन्हा जी ने। उनको कहने को था, उनको अपनी बात दर्ज करानी थी, उन्होंने अपनी बात दर्ज कराई और उसके बाद इस्तीफा दिया है। हालांकि हमने ये भी देखा कि कल जब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था
तो महेश्वर हाजरी जो हैं डिप्टी स्पीकर, उन्होंने उनके बारे में क्या कहा था? कहा कि कोई वो शब्द बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला था, कहा है कि कोई पागल कुत्ता अगर हमें काट ले तो हम पागल कुत्ता थोड़ी काटते हैं, हम तो इलाज कराते हैं जी। तो ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल कर लिए थे, लेकिन आज ये उन्होंने पूरा खुलासा किया कि उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया था। वो अपनी बात सदन में रखना चाहते थे, सबके सामने सदन को ये बताना चाहते थे कि मैं निष्पक्ष रूप से काम करता रहा हूँ और अब तक करता रहा हूँ। तो अब जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि अब तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे सारा सब क्लियर है, मक्खन जैसी रोड है। रमाकांत जी? जी बिल्कुल बिल्कुल, अब तो संख्या बल है, संख्या बल का खेल करें, लोग अपना सरकार चलाएं। हाँ, लेकिन विजय सिन्हा जी का जो संसदीय परंपरा का निर्वहन था वो आज करना जरूरी था। हाँ, ये जो डिप्टी स्पीकर जो बोल रहे थे वो उत्तेजना में बोल रहे होंगे, लेकिन संवैधानिक तो उनको इजाजत नहीं देता है कि इस तरह का वक्तव्य वो दें। जी जी बिल्कुल, संवैधानिक प्रक्रिया जो है वो इजाजत नहीं देती है। वरुण जी? वरुण जी? हाँ जी सर। आज अब तो इस्तीफा हो गया, मुझे लगता है कि संवैधानिक प्रक्रिया जो हम लोग सुबह जो बात कर रहे थे वो तो अब पूरी हो ही गई है। संख्या बल जिधर है, जिधर हवा उधर सभा होती है, संख्या जिधर, और जिसके पास काउंट जिसके पास है, सारा डिस्काउंट तो वही लेगा, तो इसलिए डिस्काउंट तो देना पड़ा आपको, है ना। तो आज हमने देख लिया कि इस्तीफा हो गया उनका। अब उनके लिए बड़ा आसान है, आगे की जो यात्रा है बड़ी अपने हिसाब से तय करेंगे। आरजेडी और जेडीयू, नीतीश बाबू और तेजस्वी जी दोनों एक साथ बैठे थे। सदन जब शुरू हुआ तो हमने देखा दोनों की जो जोड़ी है वो अब अलग रंग ले रही है। दो फोटो अक्सर दिखाई जा रही हैं आजकल, आपने देखा होगा। एक फोटो में एक तरफ में नीतीश जी और लालू जी एक दूसरे को ऐसे गले मिल रहे हैं एक दूसरे से, और इस बार जो तेजस्वी जी और नीतीश जी ने एक दूसरे को गले लगाया तो वो फोटो दोनों को कंपेयर करके रखा जा रहा है, सोशल मीडिया पे ऐसा चल रहा है, ये बताने की कोशिश कि दोनों के जो रिश्ते हैं वो पुराने हैं। ये इस पे मीम्स भी बन रहे हैं, लेकिन ये दिखाने की कोशिश आरजेडी और जेडीयू बिल्कुल नए रास्ते पे चल पड़ी है। ये लोग कहें कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, सबको पता है ऐसा क्यों किया है, क्योंकि उनको राजनीतिक रूप से इससे अच्छा और कोई ऑफर नहीं मिला। उनको आरजेडी का कोई ना कोई नेता, बीच बीच में तेजस्वी जी भी कोई ना कोई ऐसा बयान दे देता है जिसमें पीएम वाली बात होती है नीतीश कुमार जी के लिए, और वो पीएम वाली बात नीतीश कुमार जी को यो रोज याद दिलाई जा रही है आजकल कि आपको पीएम बनना है, आप तो 2024 के पीएम के पद के लायक हैं। लेकिन उधर से कांग्रेस कह रही है कि हमारा जो पीएम है वो हम तय करेंगे। कांग्रेस के नेता का बयान भी आया है बिहार से। इसके अलावा बहुत सारे पीएम पद के दावेदार हो गए हैं अभी। ममता बनर्जी जी हैं और राहुल गांधी जी तो चिर परिचित, हम देखते हैं कि बहुत समय से करीब 15 साल से तो वो टू बी पीएम, भावी पीएम के रूप में हैं। और उधर हालांकि हसरतें इस समय मुझे लगता है कि शरद पवार जी ने अपनी हसरतें छोड़ दी है, इसलिए वो इस बारे में कोई बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। इवन केसी चंद्रशेखर राव जो हैं तेलंगाना टीआरएस के हैं, जो तेलंगाना से हैं, वो अपने नेशनल मकसद जो है उसको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। रमाकांत जी, अभी मुख्यमंत्री तो बन जाएंगे, अब मुख्यमंत्री अपना बहुमत तो हासिल कर लेंगे, शक्ति परीक्षण हासिल करने के बाद में उनके दिल में रोजाना कोई ना कोई ये बात डाल देता है उनके दिमाग में भी कि आपको पीएम बनना है। जी बिल्कुल, ये इस शर्त पे सरकार बनी है या इस समझौते पर सरकार बनी है, ये तो नीतीश जी भी जानते हैं। लेकिन आगे का सच क्या है वो भी नहीं जानते हैं। ये कब कैसे लाइन अप होगा, क्या होगा, ये तो बात की प्रक्रिया है। वो कब से इस यात्रा में निकलेंगे और किन का समर्थन मिलेगा और किन का विरोध होगा। लेकिन अभी तक के फलसफे पर देखें तो अखिलेश यादव का बयान आ चुका है विरोध में, कांग्रेस कई नेताओं का विरोध हो चुका है। इवन मदन मोहन झा ने भी कहा कि हमारे नेता तो राहुल गांधी हैं। तो
और इस तरह के विरोध अभी से ही आने शुरू हो गए हैं। लेकिन ललन सिंह ने ये साफ कह दिया है कि नीतीश जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, बल्कि वो विपक्ष को एक करने की मुहिम के कोऑर्डिनेटर लेना चाहते हैं। कोऑर्डिनेटर श्रेय लेना चाहते हैं कि हमने विपक्ष को एक कर दिया, प्रधानमंत्री तुम चुन लो। ये उनका मकसद है, क्योंकि ललन सिंह का बोलने का मतलब है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का कि ये खुद को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं मानते हैं। ये खुद को जिम्मेवार इस बात के लिए मान रहे हैं कि हम सभी विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पर ले आए, और जो मुझे लगता है कि मेढक को तराजू पे तौलना ही जैसा लगता है, मेढकों को तराजू पर तौलें जितना मुमकिन नहीं है, उतना ही मुमकिन हमको नहीं दिख रहा है कि सारे विपक्ष एक साथ आ जाएंगे। एनसीपी, फिर राव, पटेल, ये ममता बनर्जी, सारे लोग जो है एक रास्ते पर आ जाएंगे, ये मुझे दिखता नहीं है। वैसे देखिए, अगर प्रयास सफल हो जाए तो एक मजबूत विपक्ष तो निश्चित रूप से मिलेगा आगे की केंद्रीय सरकार से। जी चलिए, हमने इस पूरे समीकरण पे अपनी राय देखी। रमाकांत चंदन जी हमारे साथ थे, वरुण जी हमारे साथ हैं और रमाकांत जी भी हमारे साथ हैं। बिहार विधानसभा पे हमने देखा कि अभी अभी एक इस्तीफ़ा हुआ है विजय सिन्हा जी का, और सुबह से हमने देखा कि छापे पड़े हैं आरजेडी के कई नेताओं पर। अभी विधानसभा इस वक्त 2 बजे तक के लिए स्थगित है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। हम आगे दोबारा मिलेंगे इस विषय पर। इस वक्त हम आपसे विदा लेते हैं। आपका हमारे इस प्रोग्राम को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।